हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवम मुराव। आज हम बात करेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में और जानेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में क्या क्या है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। इससे पहले जो हमारा पुराना सेशन था उसमें हम लोगों ने जाना था कि भारतीय संविधान किन किन देशों से स्रोत के रूप में भारतीय संविधान में ऐड किया गया है, यानी भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में हमने डिस्कस किया था। किन किन देशों से क्या क्या स्रोत लिए गए हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने पुराने सेशन में देख लिया था। आइए आज हम देखते हैं कि संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में क्या क्या उल्लेख किया गया है। इन सभी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये तो आप सभी लोग को पता होगा कि 2019 में जब 370 धारा हटी तो उसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, तो जिससे राज्यों की संख्या 29 से घटकर 28 हो गई और उधर केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या बढ़कर 9 हो गई थी। तो क्योंकि पहले 7 थी तो जब ये दोनों ऐड हुए तो 9 हो गई। लेकिन जब दोस्तों उसी के दौरान ही संविधान में फेरबदल किया गया, उसके बाद जो दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीप हैं उनको मर्ज करके एक में कर दिया गया और उन्हें भी एक में करके ये केंद्र शासित प्रदेश में एक कम ऐड कर दिया गया, जिससे एक केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कम हो गई, क्योंकि ये दोनों दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीप एक हो गए थे, तो ये संख्या 8 हो गई। तो ये आप देख सकते हैं कि वर्तमान में भारत के राज्यों की संख्या है 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इतना क्लियर हो गया होगा आपका भी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये चीज़ें भी, ये भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख है ये भी हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 में इस बात का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों हम लोग अनुच्छेद 1 के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो दोस्तों इसमें आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये आखिर कह क्या रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि भारत दोस्तों भी क्वेश्चन ये बनता है कभी कभी कि भारत शब्द आखिर हमारे संविधान में जोड़ा क्यों गया, क्योंकि अब जोड़ने को तो बहुत सारे शब्द थे। क्योंकि उस समय देखा जाए भारत को आर्यवर्त, हिंदुस्तान, मतलब कई सारे नामों से भारत को हम जानते थे। तो भारत को आखिर भारतीय संविधान में जोड़ा क्यों गया? तो दोस्तों इसके पीछे रीज़न ये है कि भारत हमारी संस्कृति को दर्शाता है, हमारी प्राचीनता को दर्शाता है। तो इस वजह से संविधान निर्माताओं ने कहा कि भारत को जोड़ना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारी संस्कृति को दर्शाता है। ये आज जो हम भारत को भारत के नाम से जानते हैं, दुनिया में हमारा एक अलग ही कल्चर है कि उस चीज़ को जो हम दुनिया के सामने आज हमारी एक अलग छवि बनी है वो है भारत की वजह से, क्योंकि भारत में है हमारी कल्चर छिपी हुई है। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है इंडिया। दोस्तों जो उस समय इंडिया शब्द जोड़ा गया वो इसलिए जोड़ा गया क्योंकि हमारे भारत में आप देखे होंगे, क्योंकि हमारे भारत पर ब्रिटिश का राज था। ब्रिटिश जो कि हमारे भारत पर लगभग 250 साल से भी ज़्यादा भारत पर राज किए। तो जब ये राज किए तो ये जितना भी अधिनियम वगैरह पास करते थे भारत पे, मतलब भारत में जितना भी अधिनियम हो गया, जो भी चीज़ें यहाँ पास करते थे वो सारा कुछ इंडिया के नाम पे आता था। भारत का नाम पर नहीं, इंडिया के नाम पर उसे भारत में पास किया जाता था। और दूसरी तरफ जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संयुक्त राष्ट्र में भारत को इंडिया ना कहकर भारत ना कहकर इंडिया, मतलब इंडिया के नाम से ही लिस्टेड किया गया। मतलब दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है। हम भारतवासी अपने कल्चर के लिए भारत यूज करते हैं।
ये इसलिए भारतीय संविधान में कहा गया कि भारत अर्थात इंडिया, भारत ही इंडिया है, इंडिया ही भारत है। बस फर्क इतना है कि भारत जो शब्द है वो हमारी संस्कृति को दर्शाता है, हमारे पौराणिक हमारे जो प्राचीनता को दर्शाता है, और इंडिया जो शब्द है वो हमारे भारत को आधुनिकता दर्शाता है। मतलब कि हमें आधुनिक बनाता है कि दुनिया में हमें दुनिया के सामने हमें किस तरह से खुद को पेश करना है, वो चीज़ हमें इंडिया सिखाता है। तो दोस्तों ये दोनों बात क्लियर हो गई होंगी भारत के और इंडिया के शब्द के परिप्रेक्ष्य में। तो दोस्तों ये इन चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को संविधान में क्यों जोड़ा गया। तो अब आप बता सकते हैं कि भारत इसलिए संविधान में जोड़ा गया क्योंकि भारत हम संस्कृति को दर्शाता है, और इंडिया को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये आधुनिकता को, भारत को आधुनिकता को दर्शाता है, भारत की आधुनिकता को दर्शाता है। तो इसलिए इन दो शब्दों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों, यूनियन मतलब राज्यों का संघ। जो संघ है भारत में इसे यूनियन कहा जाता है। अब इसके पीछे भी कहानी है दोस्तों। बात यह है कि भारत में जो यूनियन है, संघ है, इसे यूनियन कहा जाता है, लेकिन जो इसे इंडिया में कहा जाता है, इंडिया में लेकिन जो इसी संघ को ही दूसरी तरफ फेडरेशन कहा जाता है, इसे फेडरेशन कहा जाता है। और ये फेडरेशन दोस्तों अमेरिका में, यूएस में ये कहा जाता है। अब यूनियन का अर्थ थोड़ा समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। दोस्तों यूनियन का मेन मतलब यही है कि यदि आप किसी संगठन में आ गए हैं, मतलब अगर यदि भारत में कोई राज्य जुड़ गया है तो उस संगठन से, उस देश से, उस संघ से आप वापस अलग नहीं हो सकते। मतलब कि जैसे भारत की यूनियन में कोई राज्य ऐड हो गया, कोई राज्य जुड़ गया, तो वो पुनः अलग नहीं हो सकता, उस संघ से अलग नहीं हो सकता। तो वही चीज़ दूसरे इसके उलट है, मतलब इसके यूनियन के उल्टा है फेडरल। फेडरल में ये है फेडरेशन में ये है कि फेडरेशन में दोस्तों जैसे अमेरिका है, अमेरिका जब कि जो जितने भी राज्य हैं, अगर वो उनमें से किसी एक में विरोध हो गया, किसी प्रकार का यदि उनके राज्य में कुछ भी होता है, तो यदि वो चाहें तो इससे अमेरिका के जो संघ है फेडरेशन से बाहर निकलकर खुद के अस्तित्व में एक स्वतंत्र रूप से राज्य बना सकते हैं, उनको ये अधिकार प्राप्त है। और दोस्तों जो अमेरिका के जो संविधान है वहाँ के नागरिकों को दोहरी नागरिकता देते हैं। अब भारत का एकल नागरिकता वाला देश है, भारत एकल नागरिकता है और यहाँ दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। तो इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है कि जो यूएस का अमेरिका का संविधान है, वो एक तो अमेरिका जो केंद्रीय अमेरिका, जो अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका, वो तो आपको एक नागरिकता देता ही देता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको जो उसके जो राज्य हैं वो भी आपको नागरिकता प्रदान करते हैं। मतलब ये है कि जितनी शक्ति वहाँ के अमेरिका के केंद्र में है, उतनी शक्ति लगभग थोड़ी बहुत कम ज़्यादा वो उस राज्य भी अपने पास उतनी शक्ति रखता है, खुद में बलवान है, ये कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ इंडिया में क्या है? तो इंडिया में है कि यूनियन में यदि आप हैं तो मेन है केंद्र के, संघ का जो केंद्र है वही मेन है, राज्य इसके कुछ नहीं। मतलब कि यदि आप जुड़ गए, स्वेच्छा से जुड़ गए, तो बस आप जुड़े रहिए, ज़्यादा उसमें 3-5 मत करिए। लेकिन अगर यदि आप यूएस के फेडरेशन में देखेंगे, अगर 3-5 किए तो हम भाग जाएंगे, यही वाला फंडा है। ये है यूएस का। दोस्तों इसका आपको जीता जागता उदाहरण बताते हैं, तब आपको ज़्यादा इस चीज़ में क्लियरिटी आएगी। उदाहरण ये है कि आपने सुना होगा सोवियत संघ के बारे में, सोवियत संघ के बारे में आपने सुना होगा। सोवियत संघ का विघटन हो गया था,
सोवियत संघ के बारे में आपने सुना होगा। सोवियत संघ का दोस्तों विघटन हुआ 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। लेकिन दोस्तों जब विघटन हुआ तो उसमें से लगभग 15 देश, जो कि अब देश हैं लेकिन तब 15 राज्य थे, 15 राज्य लगभग इस सोवियत संघ के विघटन से अलग हो गए। अब जो कि आज देखा जाए तो आज वही यूक्रेन है, लिथुआनिया है, कजाकिस्तान है, मतलब कि लगभग 15 राज्य जो कि सोवियत संघ से अलग हो गए थे। आज सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल देखें तो रूस को मिला है, सोवियत संघ के विघटन होने के बाद रूस को मिला है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो भारत का जो यूनियन है उससे आप बाहर नहीं निकल सकते, उससे आप किसी भी प्रकार का आप उसमें खंडन नहीं कर सकते। लेकिन आप यदि आप फेडरेशन में हैं तो आप उससे बाहर निकलने की क्षमता रखते हैं, आपको वो अधिकार प्राप्त है। भारत में ये अधिकार राज्यों को नहीं प्राप्त है, अमेरिका में ये अधिकार राज्यों को प्राप्त है। यही है अंतर। यही चीज़ दोस्तों अमेरिका में है फेडरेशन, यूके में है, पूर्व सोवियत संघ में है, जिसका विघटन मैंने आपको बताया कि 1991 में पूर्व सोवियत संघ का विघटन हो गया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से यूनियन से ये बनता है, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में, आपको पिछले सेशन में बताया भी था। यदि आपने उस चीज़ के बारे में गौर किया होगा, और यदि आप पिछले सेशन को नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, कि जिससे आपको भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में पता चल सके कि कौन कौन से देश से हमने क्या क्या स्रोत लिए हैं, भारतीय संविधान में ऐड किए हैं। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन ये निकल के आता है कि जो हमारा यूनियन शब्द है जिसको हम कहते हैं संघ, ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों आपको एक इसके बारे में और बता देते हैं कि कनाडा देश है, वहाँ भी संघ में यूनियन ऐड किया गया है। मतलब वहाँ के संविधान में जो संघ शब्द है उसको यूनियन कहा जाता है, फेडरेशन नहीं। ये अमेरिका के ऊपर है, जो कि अमेरिका के बगल का ही देश है, लेकिन अमेरिका में फेडरेशन यूज किया जाता है, लेकिन वहीं कनाडा में यूनियन शब्द यूज किया जाता है। और दोस्तों भारत ने कनाडा देश से ही इस शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा है। भारतीय संविधान में यूनियन शब्द जुड़ा है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। यह चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद है कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। तो अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि दोस्तों इन सभी चीज़ों से अक्सर क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि भारत में यूनियन किस देश से लिया गया है। आप बता सकते हैं कनाडा से। हम भारत में ये संघ शब्द के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, यूनियन किया जाता है कि फेडरेशन, तो आप बता सकते हैं यूनियन शब्द यूज किया जाता है। अमेरिका में संघ शब्द का अर्थ क्या यूज किया जाता है, तो आप बता सकते हैं फेडरेशन शब्द यूज किया जाता है। आप बता सकते हैं कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो आप बता सकते हैं 1991 में हुआ। आप बता सकते हैं जो यूके है यहाँ पे किस प्रकार का शब्द यूज किया जाता है, आप बता सकते हैं फेडरेशन का यूज किया जाता है। तो अभी तक हमने इन सभी चीज़ों को कवर किया है। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक पर। तो दोस्तों आपको बता दें, जब भारत स्वतंत्र हुआ तब भारत में कई सारी देसी रियासतें थीं। लगभग 550 से भी ज़्यादा भारत में देसी रियासतें थीं। लेकिन उस समय इसका कार्यभार दिया गया था हमारे वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्हें हम लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। लौह पुरुष जिन्हें हम कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। और उन्हें भारत का बिस्मार्क कहते हैं। बिस्मार्क, भारत का, यदि पूछे आपसे भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि भारत का बिस्मार्क हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। और लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। तो दोस्तों उस समय भारत को
4 श्रेणियों में जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो स्वतंत्रता के समय भारत में जो राज्य शामिल हुए थे, मतलब कि उस समय तो जो देसी रियासतें थी, देसी रियासतें कहती थी भैया हम तो रहेंगे स्वतंत्र, अपने आप में अस्तित्व में रहेंगे, हम नहीं जुड़ेंगे भारत के साथ, हम अपना अकेले ही मस्त हैं। तो सरदार जी ने कहा कि काम ऐसे नहीं चलेगा, आपको जुड़ना तो पड़ेगा, चाहे साम नाम दंड भेद चाहे जो अपनाना पड़े। तो इसके लिए भैया उन्होंने, ये हुआ कि जब स्वतंत्रता के समय भारत के राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, श्रेणियों में बांटा गया था। पहली जो ए थी, ए में 9 राज्य थे जो कि ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, उनकी संख्या थी 9। बी में थे वो राज्य थे जो स्वयं से भारत, जो वो रियासतें थी जो स्वयं से भारत में विलय हो गई, उनकी संख्या थी 8। जो देसी रियासतें, मतलब कि जो देसी रियासत जो कि स्वयं से ही भारत में विलय हो गई थी। दोस्तों सी था, वो था केंद्र शासित प्रदेश, जो कि उस समय उनकी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 9, केंद्र शासित प्रदेश जिनकी संख्या 9 थी। और डी था, डी में एक था अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अब आप देख लीजिए, भारत को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। एक था ब्रिटिश प्रांत जिसमें से 9 राज्य थे, दूसरा था बी था 8 जिसमें देसी रियासत थी, जिसमें से जो स्वतंत्र रूप से जो स्वेच्छा से भारत में विलय हो गए थे वो थे कितने, 8 राज्य। और अगले था सी था केंद्र शासित प्रदेश जिनकी संख्या थी 9, और एक था अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, वो था 1। टोटल दोस्तों यदि देखा जाए तो स्वतंत्रता के बाद, तो उसके समय, स्वतंत्रता के समय टोटल 27 राज्य जो कि भारत में शामिल हुए थे। तो दोस्तों अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये इतना तो जान गए होंगे 27 राज्य उसमें शामिल थे, लेकिन दोस्तों अब ये हमने तो डायरेक्ट इसमें लिख दिया है कि 7th संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा इन श्रेणी प्रणाली को समाप्त किया गया है। लेकिन दोस्तों इससे थोड़ा हम पहले चलते हैं ताकि यहाँ तक आ सकें। इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया ताकि आपको उस चीज़ के बारे में आप कनेक्ट कर सकें, तो इसलिए इसके लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। बात ये है कि हम चलते हैं 1948 पर। 1948 में दोस्तों जब संविधान बन रहा था तो उस समय भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने, और दूसरी चीज़ दोस्तों, भारत में जब स्वतंत्र हुआ भारत, तो उसी समय से ही भारत में भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किया जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा आंदोलन चल रहे थे, बहुत ज़्यादा उसकी मांग हो रही थी। लेकिन जब इस मांग हो रही थी तो उसके बाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने हमारे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो मुख्य रिटायर्ड न्यायाधीश थे के धर जी, ये तो फिर एक समिति, 4 सदस्यों की एक समिति बनाई जो कि नाम था धर समिति। दोस्तों ये क्वेश्चन कभी कभार आपके पूछ सकता है कि धर समिति किसने बनाई थी। तो धर समिति बनाई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और इसके मेन अध्यक्ष कौन थे, के धर जी, जो कि क्या थे, हाई कोर्ट के के धर जी, जो कि धर समिति बनी थी। किसने बनाई थी? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों इन्होंने समिति बनाई। इन्होंने इस समिति से पूछा कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही है। तो इस समिति ने कहा, ये 4 सदस्यीय समिति थी दोस्तों, 4
सदस्यीय, चार सदस्य मतलब कि इस समिति में शामिल थे। तो 4 सदस्यीय जो समिति थी, तो दोस्तों ये समिति ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जब इसकी सूचना दी कि नहीं, कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही नहीं है, उसने इस समिति ने, धर समिति ने इस चीज़ का विरोध किया और उन्होंने कहा प्रशासनिक आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना ज़्यादा सही है। फिर उसके बाद दूसरी ओर तब भी लोगों को संतुष्टि नहीं हुई, तो उसके बाद कांग्रेस कार्य समिति ने रुक जाइए दोस्तों, थोड़ा मिटा दें इसको। कांग्रेस कार्य समिति ने फिर एक समिति बनाई, एक समिति बनाई जिसका नाम था JVP समिति, जिसमें थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जी। इनसे कहा गया कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही है। तो इस समिति ने भी इस भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को विरोध किया, इसका भी विरोध किया। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने कहा कि सुरक्षा और आर्थिक इन सभी चीज़ों पर हम राज्यों का, इन सभी चीज़ों को देखकर ही राज्यों का पुनर्गठन करें। तो उसके बाद हुआ ये कि भारत में और जन आंदोलन फैलने लगा। ये भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग और बढ़ने लगी। वहीं दूसरी ओर मद्रास में एक थे श्री रुमुल्लू जी, थोड़ा लिख लें दोस्तों तो सही है, आपको क्लियर हो जाए, ताकि आप भी कहीं पढ़ें तो आप भी जब इसको दोबारा रिवाइज करें तो आपको ये चीज़ें थोड़ा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड हमारा इतना है नहीं तो हम उसको इतना कवर नहीं कर पाते हैं। तो श्री रामुल्लू जी जो कि 56 दिन तक इन्होंने, हाँ पहले इस पे बात कर लेते हैं, इन्होंने मद्रास में तेलुगुवासी थे ये तेलुगु वासियों के लिए इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर हमें नए राज्य का गठन किया जाए। तो भाई उस समय इनका जन आंदोलन बहुत तेज चलने लगा। ये आमरण अनशन पर बैठ गए और लगभग इनका अनशन 56 दिनों तक चला। 56 दिनों तक इनका अनशन चला और 56 दिनों का जब अनशन चला 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद भाई भारत सरकार, उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक्शन में आए कि भाई ऐसा है कि जब जो हमारे लोग हैं भारत के, जब वही खुश नहीं है इस चीज़ के लिए तो फिर करने का मतलब ही क्या है। तो उन्होंने 1953 में उन्होंने फिर उसके बाद मतलब इनकी मृत्यु के बाद घोषणा कर दी कि आंध्र प्रदेश नया राज्य बनाया जाएगा, भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया जाएगा। मतलब भाषा के आधार पर यदि कोई पहला राज्य बना तो वो है आंध्र प्रदेश। मतलब अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया और उसके जस्ट 2 महीने बाद दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। और दोस्तों इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे फजल अली जी, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे।
अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अध्यक्ष थे तो इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना सही है, क्योंकि ये फिर उसके बाद दोस्तों जितने भी राज्य बने वो सभी भाषा के आधार पर ही बने। उसके बाद इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये हुआ कि इसका अधिनियम पारित हुआ। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ। अधिनियम मतलब 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसके बाद अब यहाँ पर आते हैं। इतना कुछ होने के बाद हम लोग यहाँ आते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 पारित किया गया। उसके बाद जो श्रेणी प्रणाली थी, जो ये श्रेणी प्रणाली थी, इसको समाप्त कर दिया गया। अब भारत को फिर से भारत के राज्यों को 3 भागों में बांटा गया। भारत के राज्यों को कितने भागों में बांटा गया? 3 राज्यों में बांटा गया। और क्या क्या था? राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और एक अर्जित राज्य क्षेत्र। उस समय दोस्तों जब जो भाषा के आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया था, उस समय जो राज्यों का संख्या थी वो थी 14। केंद्र शासित प्रदेशों यानी संघ शासित प्रदेशों की जो संख्या थी वो थी 6 और अर्जित राज्य की संख्या थी 0। अब आपके मन में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि अर्जित राज्य क्या है? तो अर्जित राज्य से पहले हम थोड़ा पीछे चल लेते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में जो जितना हम लोगों ने पढ़ा उसके बारे में भी तो जान लें। तो दोस्तों पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों 1956 में अब एक क्वेश्चन जो बनते हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें। यहाँ हम इसके बाद इस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन ये बनते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? तो आपको बताना है 1953 में दिसंबर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। अब यदि आपसे ये पूछे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आप बताएंगे 1956 में। और यदि पूछे आपसे 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा यदि आपसे पूछे श्रेणी प्रणाली किस संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त की गई, तो आप बताएंगे 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत में राज्यों की जो श्रेणी प्रणाली बनाई गई थी उसको समाप्त किया गया। और दोस्तों जो भारत का वो पहला राज्य कौन था जो भाषाई आधार पर बनाया गया, तो आप बताएंगे कि भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन किया गया था अक्टूबर 1953 में। कौन किया था? भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कौन सा राज्य था? तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश वो पहला राज्य था जिसे भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया गया था। तो मतलब भाषाई आधार पर पहले राज्य का गठन किया गया था। और यदि आपसे पूछे राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे पहले, तो आप बताएंगे फजल अली साहब, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग के पहले अध्यक्ष थे। इतना कुछ उम्मीद है कि आपका सब क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अर्जित राज्य की, क्योंकि दोस्तों अर्जित राज्य के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों अर्जित राज्य वो राज्य है, इसका मतलब अर्जित राज्य का मतलब वो है कि वह भारतीय क्षेत्र, वह भारतीय जगह या ज़मीन या क्षेत्र जो भी आप कह लें, वह भारतीय क्षेत्र जिस पर किसी विदेशी देश का कब्जा है या कहें उस पर नियंत्रण है, वो पुनः साम नाम दंड भेद या किसी भी प्रकार से भारत में यदि उसको पुनः भारत में मिलाया जाता है तो क्षेत्र हमारे अर्जित क्षेत्र में
रखा जाएगा। पहले इसको मिटा दें तो आपको थोड़ा उदाहरण से समझाते हैं, तो ताकि आपको ये चीज़ें कंठस्थ हो जाएं। क्योंकि दोस्तों मैपिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप हर एक चीज़ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। आप इस चीज़ को तभी आपको कंठस्थ होगा जब आप इसमें मैप में देखेंगे। जैसे दोस्तों आप ये है जम्मू कश्मीर JK, यहाँ से यहाँ ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि उतना सही मैप बन नहीं पाता हमसे। यहाँ है, ये है क्षेत्र भारत का, 60% भारत के पास है जम्मू कश्मीर का हिस्सा और 40% पाकिस्तान के पास है। अब इसमें से यहाँ जो है ये क्षेत्र पूरा ये है अक्साई चीन का, और ये हिस्सा है वर्तमान में चीन के पास। तो दोस्तों अगर यदि ये भी हिस्सा जो ये पाकिस्तान दावा जो कर रहा है अभी, जो पाकिस्तान के हिस्से में है अभी, यदि ये हम भारतवासी मतलब भारत अगर अपने कब्जे में ले, मतलब भारत का यहाँ से पूरा यहाँ भारत का जो मैप है अभी आप देखेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक दिखाता है। तो दोस्तों यदि अगर हम इसको भारत में यदि मिला लें किसी भी प्रकार से, हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव से, संधि से या सैनिक कार्यवाही से, किसी भी प्रकार से अगर यदि इसको हम भारत में मिला लेते हैं तो ये जो क्षेत्र होगा, ये जो क्षेत्र है, ये जब भारत में ऐड किया जाएगा राज्य की लिस्ट में, तो ये दोस्तों अर्जित राज्य की सूची में इसको रखा जाएगा। आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आपके एक और चीज़ बता देते हैं। आप 1962 का युद्ध आपको पता होगा कि चीन और भारत के बीच हुआ था। चीन और भारत के बीच जब युद्ध हुआ था तो उसमें चीन ने हमारे अरुणाचल प्रदेश के कई सारे हिस्सों पर, जैसे मान लीजिए अब मैप है ये वाला, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश का, तो ये जो हिस्सा है इसमें कई सारे हिस्से चीन मतलब कब्जा कर लिया है। चीन इस पर कई सारे हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। अगर यदि दोस्तों इन हिस्सों को भारत अपने हिस्से में ले लेता है तो ये आ जाएगा हमारे अर्जित राज्य की सूची में, इसको लिस्ट कर दिया जाएगा, मतलब इसको ऐड कर लिया जाएगा। तो अब आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ये था दोस्तों अर्जित राज्य। और आपका अब इससे यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है कि अर्जित राज्य क्या है, कैसे कार्य, मतलब कि आप अर्जित राज्य के बारे में आप समझ गए होंगे कुल मिला के, जो मेरा कहने का मेन तात्पर्य था। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ें आप समझ गए होंगे ऊपर ये सब ना दोस्तों, तो ये सब आप समझ गए। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये है दोस्तों कि जो हमारा जो जम्मू कश्मीर है ये भी अनुच्छेद 1 के तहत ही भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 1 के तहत ही भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। और दोस्तों हमारे संविधान में यदि आप संविधान पढ़ेंगे और उस संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, यदि उस प्रस्तावना या कहें उद्देशिका पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द है अखंडता। अखंडता पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि ये हमारे उद्देशिका में वर्णित है। तो दोस्तों इसको अखंडता शब्द को हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने इसको कहा है कि भारतीय संविधान का मूल ढांचा, इसको हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है। क्यों कहा है दोस्तों? इसको इसलिए कहा है कि हमारे अखंड भारत का मतलब कि अखंड भारत को अखंड कभी जो विभाजित ना हो, हम विस्तृत भले करें लेकिन उसको हम भारत विभाजित ना हो। क्योंकि जो हमारा ये अनुच्छेद 1 है ये हमें बताता है कि भारत संघ है, संघ से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। हम अखंडित हैं, मतलब कि हम अखंड नहीं हो सकते, हम विस्तृत
विस्तार करेंगे अपना, लेकिन हम उसको अब तोड़ नहीं सकते, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे कहा है भारतीय संविधान का मूल ढांचा। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको नोट डाउन आप कर लीजिएगा दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है कि अखंडता शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, इसको सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है। तो आप बता सकते हैं भारतीय संविधान का मूल ढांचा, या इस तरह घुमा फिरा के पूछ सकता है कि प्रस्तावना में जो एक शब्द है अखंडता, इसको भारतीय संविधान का मूल ढांचा कहा जाता है। ये शब्द किसने कहा है, तो आप बता सकते हैं भारतीय संविधान, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। तो आप इस चीज़ को बता सकते हैं। अब आइए दोस्तों अनुच्छेद नंबर 2 पर, अनुच्छेद 2 पर चलते हैं। इसमें कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो भी कोई विदेशी राज्य, जब भी कोई विदेशी राज्य भारत में शामिल होगा, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान है, पाकिस्तान अगर आज कहे कि भैया हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, तो मोदी जी कहेंगे आओ आओ आओ, एक बार आ तो जाओ, फिर उसके बाद लड्डू पूड़ी तुमको खिला के यहीं बताते हैं फिर हम। तो मतलब एक बार वो शामिल हो तो जाए, शामिल होना चाहे तो संसद उसे साधारण बहुमत पारित करके, साधारण बहुमत प्रस्ताव लाकर उस प्रस्ताव को पारित कर सकती है, पारित करके उस विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। फिर से देखिए, कोई भी विदेशी राज्य भारत में यदि शामिल होना चाहे तो वह हो सकता है। उस विदेशी राज्य को शामिल करने के लिए संसद अपने साधारण बहुमत से प्रस्ताव लाकर और उस प्रस्ताव को पारित कर उस विदेशी राज्य को भारत में मिला सकती है। जो अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान यदि भारत में आना चाहे तो आ सकता है, लेकिन आने के बाद ससुरा जा ही नहीं पाएगा। ये देखिए जो हमने अभी तक बताया आपको संघ का, कि राज्य एक संघ है कि भारत से वो निकल ही नहीं सकता, तो यही होगा दोस्तों। और लेकिन वो आएगा ही नहीं कभी। आगे देखते हैं दोस्तों आगे ये बात हो गई दोस्तों कि जैसे उदाहरण के तौर पे आपको उदाहरण क्या, ये जो रियलिटी है वही आपको बता रहे हैं। गोवा दोस्तों ऐसे ही भारत में ऐड नहीं हो गया, इसके पीछे भारत सरकार ने बड़ी मशक्क़त की थी। मशक्क़त ये की कि गोवा 1961 में भारत हुआ, लेकिन गोवा में दोस्तों ये गोवा में राज था उनका पुर्तगाल का गोवा में, यहाँ पे वो राज करते थे, अपना यहीं पे अपन निवास करते थे, सब कुछ यहीं पे उनका चलता था। लेकिन भारत सरकार ने कहा ऐसे तो नहीं चलेगा, कि कब तक ये हमारे भारत में बैठे रहेंगे और यहीं मज़ा काटते रहेंगे। तो ये चीज़ें हुई कि अब इनको भारत से अपने घर पहुंचाना है। तो भारत सरकार ने 1953 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में भारत का उच्चायुक्त, तो जो हमारे राजदूत होते हैं वहाँ उनका कार्यालय खोला, लेकिन उससे मतलब वो कूटनीतिक रूप से उनसे वार्ता करना चाहते थे कि आप वापस चले आइए, हमारा भारत छोड़ के हमें हमारा हिस्सा हमारा दीजिए, हमारा क्षेत्रफल जो है, हमारा जो क्षेत्र आप कब्जा करके बैठे हैं वो हमारे वापस करिए। तो नहीं माने, बात नहीं बनी। तो उसके बाद दोस्तों अब इस चीज़ को आप नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद भारत सरकार ने 18 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय किया। ऑपरेशन विजय के तहत 18 अक्टूबर 1961 को ऑपरेशन विजय शुरुआत की और इसके जस्ट अगले दिन 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय समाप्त हुआ और गोवा से पुर्तगाली भाग खड़े हुए और गोवा को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया और इसे भारत में मिला लिया गया। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों कि गोवा को जब ऑपरेशन विजय के द्वारा स्वतंत्र किया गया था पुर्तगालियों से, तो उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था कि या
संघ शासित प्रदेश बनाया गया था? तो दोस्तों आपका आंसर है संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। जब गोवा 1961 में पुर्तगालियों से स्वतंत्र किया गया था तो गोवा को उस समय संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। अब आप पूछेंगे पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया गोवा को? तो दोस्तों 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, जो कि 25वां राज्य बना था और 1987 में ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्रदान किया गया था। ये देख लीजिए, गोवा 1961 में इसे संघ शासित प्रदेश बनाया गया और पूर्ण राज्य का दर्जा इसे 1987 में 25वें राज्य के रूप में यह अस्तित्व में भारत के राज्य के रूप में आया था। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों सिक्किम की, क्योंकि सिक्किम भी तो भारत में ऐड हुआ था। तो सिक्किम की बात यह है ना दोस्तों, सिक्किम भारत में ऐड ऐसा हुआ कि उसकी बड़ी औसत कहानी है, दूसरी कहानी है। उसकी बात यह है कि सिक्किम पर भारत का शरणार्थी के रूप में कार्य करता था। मतलब कि भारत उसके सैन्य जितने भी वो थे, जितनी चीज़ें थी, सैन्य वो देखता था विभाग, मतलब कि उसको वो देता था, प्रोवाइड करता था, सैनिक सुविधाएं देता था और आपके विदेशी मामले भारत सिक्किम के देखता था 1975 तक। उसके बाद हुआ ये कि सिक्किम में 1974 में वहाँ लोकतांत्रिक रूप से वहाँ पर जनमत हुआ, मतलब कि मतदान हुआ, जिसमें सिक्किम कांग्रेस ने ये वहाँ बहुत अच्छे मतलब बहुमत से जीत हासिल कर ली। तो जिसके बाद दोस्तों सिक्किम कांग्रेस ने भारत से कहा कि हम भारत में जुड़ना चाहते हैं भैया। तो भारत में भी उस समय दोस्तों इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। उन्होंने कहा बड़े प्यार से कि आइए, हम तो आपका पहले से ही स्वागत कर रहे हैं, आइए। तो वो भी भाई फिर 1975 में 35वां संविधान संशोधन, लेकिन सिक्किम ने कहा कि हम पूर्ण रूप से नहीं आएंगे, हम अर्ध रूप से आएंगे। मतलब हम पूर्ण रूप से आपको राज्य में, आपके देश में शामिल नहीं होंगे, अभी हम अर्ध रूप में ही कुछ आंशिक रूप से आप में देश में शामिल होंगे, भारत में शामिल होंगे। तो दोस्तों इंदिरा गांधी जी ने त्वरित रूप से 35वां संविधान संशोधन कर दिया। 35वां संविधान संशोधन किया और ये कब हुआ? 1975 में। 1975 में 35वां संविधान संशोधन किया और फिर उसको सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दे दिया। सह राज्य का दर्जा सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1975 में दिया गया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिक्किम को पहली बार सह राज्य का दर्जा कब दिया गया? तो 35वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। अब भाई हुआ ये कि सिक्किम इंदिरा गांधी, जब एक बार कहा नहीं जाता, एक बार तुम फंस हो जाओ, उसके बाद हम बताते हैं। फिर कुछ समय बाद इंदिरा गांधी जी ने कहा कि ऐसा है, ये अर्धवर्ध के सह राज्य के रूप में काम नहीं चलेगा, जुड़ना है तो पूर्ण रूप से जुड़िए, नहीं तो फिर सही नहीं रहेगा। तो वहाँ की सिक्किम कांग्रेस ने कहा ठीक है मैडम, हम जुड़ते हैं, पूर्ण रूप से हमको जोड़िए। तो फिर तुरंत त्वरित रूप से इंदिरा गांधी जी ने फिर 36वां संविधान संशोधन किया। 36वां संविधान संशोधन हुआ, समझ लीजिए दोस्तों, संशोधन अधिनियम हुआ 1975 में ही। इसी में दोस्तों आप लोग कंफ्यूज होते हैं, इसी में कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि जब भी सिक्किम का नाम आए तो आप इसको तो याद रखिए बस एक बार 1975। लेकिन आप जब अगर शाह आए तो समझ लीजिए ये छोटा है, शाह राज्य मतलब छोटा, मतलब कि
एक अंक पीछे कर दीजिए। अगर राज्य आए तो समझ लीजिए बड़ा है, तो इसको एक अंक बढ़ा दीजिए। मतलब ये है कि अगर सह राज्य आए तो आप 35वां सह राज्य आए तो आप 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 चले जाइए। और यदि पूर्ण राज्य का दर्जा अगर पूछे तो आप 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 चले जाइए, जो कि 22वें राज्य के रूप में अस्तित्व में भारत में आया था। सिक्किम जो कि 22वें राज्य के रूप में भारत में शामिल हुआ था 1975 में, और 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा ये सह राज्य हुआ था, और 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा ये पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब आते हैं दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आपको हमने बताया गोवा कब शामिल हुआ। गोवा 1961 में दिसंबर 1961 में ये गोवा शामिल हुआ था, जो 9 दिसंबर 1961 को इसको सैनिक कार्यवाही करके पुर्तगालियों को भारत से भगा दिया गया था। उसके बाद गोवा को संघ शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया और इसे भारत में शामिल कर लिया गया। उसके बाद गोवा का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और दोस्तों एक बात और बता दें, गोवा जब आज़ाद किया गया तो गोवा ही अकेला आज़ाद नहीं किया गया, दमन दीव और दादर नगर हवेली को भी पुर्तगालियों से आज़ाद किया गया, क्योंकि गोवा के बगल ये भी दोनों हैं द्वीप ना, तो उनको भी पुर्तगाली जो थे वहाँ पे भी उनका ये अधिकार था, तो उनको भी वहाँ से हटा दिया गया। दमन दीव और दादर नगर हवेली को भी मुक्त करा लिया गया पुर्तगालियों से। अब दोस्तों अगला चलते हैं अनुच्छेद नंबर 3 पर। अनुच्छेद नंबर 3 पर चलने से पहले थोड़ा हम ये पेन बदल दें, क्योंकि इसकी रिफिल ख़त्म हो गई है, इसमें स्याही भरनी पड़ेगी। हाँ तो दोस्तों हम चलते हैं अनुच्छेद नंबर 3 पर। अनुच्छेद नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें कहा गया है दोस्तों कि नए राज्य का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। संसद को है, मतलब संसद भारत के नए राज्यों, भारत के जो वर्तमान राज्य हैं उनके क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, उनके सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नामों को भी वो परिवर्तित कर सकती है। अब जैसे दोस्तों मुख्य रूप से भारत में जो राज्यों के नाम, सीमा और क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाता है, चार तरीके से खास तौर पर किया जाता है। एक है 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना। मतलब आइए आपको हम उदाहरण देके समझाते हैं। ये देखिए, जैसे ये 2 राज्य हैं, ये 2 राज्य हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण करना। मतलब ये 2 राज्य हैं, इन्हीं में से एक राज्य ये निकल गया। अब ये जो क्षेत्र है, ये मान लीजिए ये ए है, ये है बी है, ये जो नया बना ये सी हो गया। मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर लिया गया। 2 या 2 राज्य हैं, अब इसी में चाहे 3 कर दीजिए या 4 कर दीजिए, वो तो 2 या 2 से अधिक वही बात हुई ना, कि ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर लिया गया है, इस तरह से। अब आगे दोस्तों, किसी राज्य के क्षेत्र को काट कर, अब ये चीज़ें, ये अनुच्छेद नंबर 3 समझ लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इससे घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ये चीज़ें आप फोकस करिएगा इस पर। ज़्यादातर जो हमारे भारत में जो राज्यों का क्षेत्रों में काटा पीटा, कुछ भी क्षेत्रों का विस्तार जो भी किया जाता है, ज़्यादातर इसी का प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में आपको उदाहरण भी बता रहे हैं। जैसे किसी राज्य के क्षेत्र को काट कर नए राज्य का निर्माण, जैसे मान लीजिए ये एक राज्य है, अब इसके इतना क्षेत्र को, भूभाग को काट दिया गया, अब ये राज्य नया राज्य बन गया, ये बी बन गया, ये तो पुराना है ही ए। अब इसमें उदाहरण बताएं, आपका उत्तर प्रदेश राज्य का विस्तार क्षेत्र था उत्तराखंड तक,
लेकिन बाद में इसको उत्तर प्रदेश से अलग कर दिया गया, उत्तराखंड को, ये नया राज्य बन गया। अब देखिए इसी तरह आपका बिहार से झारखंड को अलग किया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। ये दोस्तों इसी के द्वारा, नंबर 2 के द्वारा ही जो राज्य थे उनको काट कर नए राज्य का निर्माण किया गया। इसका मेन मतलब यही था, आप जो मैंने आपको बताया वही इसका यही तात्पर्य है कि किसी राज्य के क्षेत्र को काटकर नए राज्य का निर्माण करना, जो कि उत्तर प्रदेश से काटकर उत्तराखंड बनाया गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों नंबर 3 पर, किसी राज्य को दूसरे राज्य में शामिल करके नए राज्य का निर्माण। मतलब जैसे कोई राज्य है, देख लें थोड़ा, जैसे कोई राज्य है, इस किसी राज्य को दूसरे राज्य में शामिल करके, जैसे ये राज्य हैं, ये 3 राज्य हैं, 3 राज्यों को जैसे ये राज्य हैं, ये दोस्तों थोड़ा, किसी राज्य को दूसरे राज्य में शामिल करके नए राज्य का निर्माण। जैसे कोई राज्य है, अब इसमें दूसरे राज्य में अगर यदि इसको मिला दिया जाए, जैसे ये हैं, ये एक राज्य ये है, एक राज्य ये है, अब जो दोनों के बीच के ये 2 क्षेत्र है, मिला लिया नहीं गया, इन दोनों में से जो ये बीच का जो निकला ये ही सी बन गया, ये ए है, ये बी बन गया। किसी राज्य को दूसरे राज्य में मिलाकर, इसमें इतना मिला दिया गया, कुछ इसका जिला लिया गया, कुछ इसका जिला लिया गया, और दोनों जिलों को मिलाकर एक नए राज्य का गठन कर दिया गया। समझ गए आप? हाँ, ऐसे ही आप डायग्राम उसमें बना लेंगे। जैसे यदि आप इसको लिखते हैं तो आप इसके नीचे इसको डायग्राम आप बना लेंगे तो अच्छे से आप समझ सकते हैं। अब चौथा चलते हैं। चौथे में है, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। अब इसका भी देखिए दोस्तों, इसका ये है कि जैसे मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तराखंड और बिहार तीनों पास पास में ऐसे हैं। अब इन तीनों को यदि अगर हम ऐसे मिला दें, इन तीनों को क्षेत्रफल को, तीनों प्रदेश के क्षेत्रफल को मिला लिया जाए, इन तीनों में से एक राज्य बना दिया जाए, सिर्फ एक राज्य, मतलब कि एक राज्य, मतलब ए बी सी ख़त्म करके सिर्फ ए राज्य डी यही अस्तित्व में है। जैसे मान इनको जो भी यही राज्य जो कि एक बड़ा सा राज्य होगा, यही इसका कहने का मतलब है कि अगर यदि किसी भी क्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है और यदि इसमें कम किया जाए तो ये कोई राज्य है, इसमें क्षेत्र में से कम कर देंगे, कम करके दूसरे राज्य को दे देंगे। यही इसका कहने का यही तात्पर्य है। तो आप डायग्राम से इस तरह से समझेंगे तो बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए मैं डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूँ। दोस्तों अगला है, संसद किसी भी राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकता है। जैसे हाँ, यूपी है जो दोस्तों, आज यूपी का नाम उत्तर प्रदेश है। अगर संसद चाहे तो उत्तर प्रदेश का जो पुराना नाम है से संयुक्त प्रांत जो उत्तर प्रदेश का संयुक्त प्रांत जो कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है, अगर संसद चाहे तो इस नाम को फिर से वापस यूपी का नाम हटा के, मतलब यूपी का नाम उत्तर प्रदेश हटा के संयुक्त प्रांत रख सकता है। ये संसद को अधिकार प्राप्त है। तो दोस्तों हम लोगों ने आज काफ़ी कुछ जाना इन सभी चीज़ों के बारे में, और एक चीज़ आपको मैं बताना ही भूल गया हूँ, और उसको मैं पहले बता दूँ। दोस्तों बात ये है कि भारत के संविधान को जो हमारा इतना कुछ है जो अनुच्छेद 1 में, इसी कारण जो हमारा जो यूनियन आप देख रहे हैं राज्यों का संघ, इसी कारण हमारे भारतीय संघ को कहा जाता है कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। मतलब जो हमारा यूनियन है ये अलग नहीं हो सकता, मतलब राज्य इसमें तोड़ नहीं सकते, यूनियन को, संघ को तोड़ नहीं सकते। इसीलिए भारत को इसमें कहा गया है कि केंद्र जो संघ है
और राज्यों का विनाश कर सकती है, लेकिन राज्य संघ का विनाश नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ किस देश के संविधान को कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं कि भारतीय संविधान को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। अमेरिका के संविधान को कहा जाता है कि अविनाशी राज्यों का विनाशी संघ। इसके उलट ही अमेरिका के संविधान को कहा जाता है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये उम्मीद है कि आप इन सभी चीज़ों के बारे में समझ गए होंगे। आज वीडियो भले ही थोड़ा लंबी हुई, लेकिन आपको विस्तार से समझाने का जो कार्य था वो मैंने पूर्ण किया। क्योंकि दोस्तों, यदि आप समझ लेंगे ये संविधान को तो इससे बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं है। यदि आप रटेंगे 2-3-4 महीने बाद आप उसको भूल जाएंगे, फिर पुनः वही प्रक्रियाएं दोहराएंगे, फिर कि हाँ फिर वीडियो देखना, यो करना। तो इससे अच्छा है एक बार आप किसी चीज़ को पढ़िए, उसको एक मन लगा के पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, ताकि वो चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाएं। आने वाले टाइम तक आपको एग्ज़ाम तक वो चीज़ें आपको फोकस्ड बनी रहें। अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये चीज़ें आपको अभी एग्ज़ाम टाइम पर ये आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये याद रहेगा कि ये किस लिए बनाया गया, किसी राज्य के क्षेत्रफल को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। ये संविधान के अनुच्छेद 3 में वर्णित है। किसी राज्य को 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 3 में लिखा गया है, जो कि संसद द्वारा किया जाता है। किसी राज्य के क्षेत्रफल को काट कर नए राज्य का निर्माण किया जा सकता है, यह अनुच्छेद 3 में वर्णित है, जो कि संसद द्वारा किया जा सकता है। इन सभी चीज़ों के बारे में यदि आप जो मैंने अभी डायग्राम बनाया, इसको आप डायग्राम बना के अगर यदि आप समझेंगे तो आप बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। मेरा यही कहने का तात्पर्य है। और जितने भी आज इस संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में थे, उन सभी चीज़ों को मैंने लगभग कवर कर लिया है। और आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जो भी चीज़ अगर इसमें छूटी हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अगर आने वाली अगली वाली वीडियो में हम उसको कवर कर लेंगे। मेरे हिसाब से जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट था, उन सभी चीज़ों को मैंने इसमें रखा था और उन सभी चीज़ों को मैंने आपको बता भी दिया। और जो भी चीज़ें हों आप देख लीजिएगा। अगर मेरे हिसाब से तो कुछ भी छूटा नहीं है, हाँ छूटा नहीं है दोस्तों। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।